जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? पहली खबर यह है कि इमरान खान साहब अपने दोनों साहबजादों से बात करना चाहते हैं, लेकिन जेल हकाम उन्हें इजाज़त नहीं दे रहे। इमरान खान साहब को ये इजाज़त क्यों नहीं मिल रही? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आपको आज के व्लॉग में देंगे। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आखिरी खिताब कर दिया। आज नए साल का आगाज़ था, अदालती साल का आगाज़ था। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बतौर सदर उस तकरीब में शरीक हुए थे और वो खासे जज्बाती थे। अब ये आखिरी खिताब क्यों है? क्या इसके बाद इन्हें फेयरवेल नहीं मिलेगी? ये भी एक सवाल है जिसका जवाब हम आज के व्लॉग में देंगे। और साथ साथ ये आखिरी खिताब क्यों है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसमें इतने जज्बाती क्यों हो गए थे, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा मार्केट में डॉलर का रेट इंटर बैंक रेट से कम हो गया। यानी अगर आप बैंक से डॉलर लेना चाहते हैं तो वो महंगा है और मार्केट के अंदर डॉलर जो है सो सस्ता है, जो पाकिस्तान में आज तक ऐसा नहीं हो सका। और इस मुआवजे की वजह क्या है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। डॉलर के मामले में पाकिस्तान के अंदर एक नई तारीख रकम हो गई है। इस वक्त जो इंटरबैंक में डॉलर का रेट है वो 301 रुपये 50 पैसे के करीब है, लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको ये डॉलर 299 रुपये में मिल जाता है। तो ये पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जब आप ओपन मार्केट में जाते हैं तो डॉलर सस्ते हैं, बल्कि वहाँ पर डॉलर रख के लोग बैठे हुए हैं और ख़रीदार वहाँ नहीं पहुँच रहे। अब ये मुआवजा कैसे हुआ? इसकी वजह यह है कि SIFCA में ये फैसला हुआ था कि हमने 4-5 जगहों पे ठीक ठाक क्रैकडाउन करना है, जिसके बाद ही पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो सकती है। तो उसमें पहला जो सेक्टर था वो था डॉलर्स, यानी मनी जो मार्केट है वो। फैसला ये हुआ पिछले हफ्ते कि हमने किसी मनी चेंजर को अब स्पेयर नहीं करना। ये जो स्पेकुलेशन के जरिए मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं, कभी नीचे ले जा रहे हैं, इन सब को हमने रगड़ा लगाना है। और जब डंडे का फैसला किया गया तो उसके बाद आप खुद अंदाजा लगाएं कि रोज हवाला और हुंडी का काम करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज के दिन सिर्फ एक दिन में 16 करोड़ रुपए रिकवर हुए जो हवाला और हुंडी वाले लोगों के पास थे। और जब आप मार्केट में जाके चेक करते हैं तो आप हैरान ही रह जाते हैं कि इतने बड़े लेवल के ऊपर क्रैकडाउन हुआ। मसलन पिछले 2 दिनों में 722 करेंसी डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, 722। और उसके अंदर पंजाब में कितने हैं? 205 लोगों का ताल्लुक पंजाब के साथ। और ये लोग नहीं है, कंपनीज है, बाकायदा बड़े बड़े इन्होंने दफ्तर बनाए हुए थे। KPK में 183 कंपनियां और जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ। सिंध में 176 हैं, बलूचिस्तान में 104 हैं, आज़ाद कश्मीर में 37 हैं और इस्लामाबाद में 17 जो करेंसी डीलर्स हैं उनको पकड़ लिया गया है। ये सब लोग हवाला का कारोबार करते थे और साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग भी करते थे। और जब ये डंडा आना शुरू हुआ तो आप उसका ये नतीजा देख लें कि लोग डॉलर लेके वापस जा रहे हैं और लेकिन ख़रीदार नहीं मिल रहा। तो आप किसी भी मनी चेंजर के पास से चले जाएं, आपको वो मक्खियाँ मारता हुआ नजर आएगा, बिल्कुल टांग पे टांग चढ़ा के बैठा होगा। और अगर आप लोग वहाँ जाएंगे तो वो आपको खुश आमदेद भी कहेगा, फिर आपको बिठाएगा भी, चाय भी पिलाएगा और फिर पूछेगा जी कितने डॉलर चाहिए आपको। जबकि इससे पिछले हफ्ते सूरत ये थी कि जब भी आप किसी मनी चेंजर के पास जाते थे तो बाहर दूर दूर तक लाइन लगी होती थी, लोग कॉरिडोर्स में खड़े होते थे और वहाँ पे मूछों वाले, डंडों वाले, बंदूकों वाले लोग बाहर खड़े होते थे मनी चेंजर के, और वो आपके साथ बदतमीज़ी करते थे, गो आप डॉलर्स लेने के लिए जा रहे होते थे। फिर उसके बाद जब आप अंदर जाते थे तो अंदर भी हबस का माहौल होता था, वहाँ पे बैठने की जगह नहीं होती थी। और जब आप कोई डॉलर ख़रीदना चाहते थे तो मुंह मांगे पैसे मांगे जाते थे। बल्कि मेरे एक दोस्त ने बताया कि जब मैं उस कमरे में दाखिल हुआ तो मैं आखिरी आदमी था और जो शुरू में बंदा बैठा हुआ था वो ज़ाहिर है मुझसे एक घंटा पहले बैठा हुआ था। जब उसने रेट पूछा तो उस वक्त उन्होंने उसको रेट बताया कि आपको 327 रुपये में मिलेगा डॉलर। कहने लगा जब मैं क्रॉस करके वहाँ पहुँचा आखिर में तो मैंने उनसे पूछा जी मुझे कितने में मिलेगा, तो उन्होंने कहा तुम्हें 337 रुपये में मिलेगा। तो मैंने कहा भाई मैं तो अंदर था, वहाँ से यहाँ पहुँचने में आपने 10 रुपये महंगा कर दिया। तो उसने कहा जी इस वक्त का यही रेट है और अगर आप 2-4-5 मिनट बाद पूछेंगे तो फिर हो सकता है 2-4-5 रुपये इजाफा हो चुका हो। तो ये पिछले हफ्ते पाकिस्तान के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर, कराची के अंदर ये सूरत हाल थी कि आप किसी मनी चेंजर के पास जाते थे तो वो मिनटों के हिसाब से उसके रेट में इजाफा करता था फॉरेन करेंसी के। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि आप किसी भी मनी चेंजर के पास जाते हैं तो वहाँ पर कोई रश नहीं है, कोई बंदा नहीं है, और जब आप जाते हैं तो आपका स्वागत किया जाता है, आपको खुशामदीद किया जाता है और उसके बाद फिर आप अगर कोई डॉलर मांगते हैं तो वो आपको दे दिया जाता है, लेकिन वो बैंक से सस्ता डॉलर है। तो ये मुआवजा है। इस मुआवजे की वजह क्या है? इस मुआवजे की वजह सिर्फ और सिर्फ डंडा है।
याद रखें कि पाकिस्तान एक ऐसी कौम है कि जब तक इसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, जब तक इसके ऊपर डंडा नहीं होगा, जब तक आप लोगों को टाइट नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ सिस्टम कोई चल नहीं सकता। याद रखिएगा। इवन आप मस्जिद के अंदर जब नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे हड़बोंग होती है, लोग लोगों के ऊपर चढ़ रहे होते हैं और इवन सफ़ें जो होती है वो ठीक करते हुए 2-4 बंदों को गिरा दिया जाता है। वहाँ पे भी अगर डंडा नहीं होता तो मस्जिदों के अंदर भी लोग प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ नमाज अता नहीं करते। तो ये हैं हम पाकिस्तानी, ये है हमारी कौम, और इस कौम को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप चीज़ों को टाइट रखें। टाइट रखेंगे तो ये मुल्क चल सकेगा, वरना नहीं चलेगा। अब एक और सवाल बहुत जो मैं SIFC के लोगों से पूछता हूँ कि आपने फौरी तौर पर तो ये बंदोबस्त कर लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या आप इस प्रेशर को सस्टेन कर सकेंगे? इसका जवाब किसी के पास नहीं। और ये पाकिस्तान का अलमिया है कि जब हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो बड़े जज्बे के साथ शुरू करते हैं, लेकिन 2-4-5 हफ्तों के बाद दोबारा चीज़ें वहीं पे वापस चली आती हैं। अगर हमने ये प्रेशर उठा दिया तो आप यकीन करें कि यही डॉलर 400 रुपये में भी पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो प्रेशर है इसको मुस्तकिल कर दे, इसको ऊपर से लॉक करे और साथ उसको टाइट करके लॉक कर दे, ताकि वहाँ से ये प्रेशर दोबारा ना निकले। अगर ये निकला तो फिर आप ये समझ लें कि पाकिस्तान की इकॉनमी फिर दोबारा कंट्रोल नहीं हो सकेगी। अब बिजली के मामले में यही हो रहा है, धड़ाधड़ पाकिस्तान के अंदर जो है जो कुंडे लगाए हुए लोगों उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, फेंटा लगाया जा रहा है। फिर ईरानी तेल जो है उसको भी फौरी तौर पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी आपने वीडियोस देखी होंगी कि लोग अपने जो ट्रक्स हैं उसके नीचे से पेट्रोल निकाल के उसको ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हर साल 2 अरब 81 करोड़ लीटर जो है 2 अरब 81 करोड़ लीटर मैं की बात कर रहा हूँ ईरानी तेल पाकिस्तान के अंदर आके बिकता है। और बड़ी बड़ी कंपनीज भी इसके अंदर ठीक ठाक खांचे लगाते हैं। 16 अरब रुपए का तेल तो पाकिस्तान के अंदर आके स्मगल हो के वो बिक जाता है। तो इसको कंट्रोल करना अब गवर्नमेंट ने अगर शुरू किया है तो मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को बाकायदा इसका प्रेशर भी ख़त्म नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर 995 ऐसे पेट्रोल पंप्स हैं जहां पे क्लियरली ओपनली ईरान का पेट्रोल बिकता है, सस्ता पेट्रोल बिकता है, और वो ज़ाहिर कौमी ख़जाने को हर रोज़ नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन आज तक इनको कंट्रोल नहीं किया जा सका। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो सारे रैकेट्स हैं इनको चलाने में 29 सियासतदान शामिल हैं। 29 सियासतदान ऐसे हैं जो इन रैकेट्स का हिस्सा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ईरानी पेट्रोल बिक रहा है। और उसमें 90 कहते हैं सरकारी एहलकार भी शामिल हैं और 76 डीलर्स हैं जो ये सारा काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने अब लिस्टें तो बना ली हैं। अब गवर्नमेंट अगर इन सबको पकड़ लेती है तो फिर पाकिस्तान के अंदर ईरानी पेट्रोल का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। तो डॉलर का मसला ख़त्म हुआ, बिजली का मसला ठीक हो रहा है और साथ साथ ईरानी पेट्रोल का भी ठीक हो रहा है। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर जिस दिन आप प्रेशर उठाएंगे उस वक्त पाकिस्तान कहाँ पर होगा, जो ज़ाहिर है इस वक्त आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर और सदर साहब तीनों ने सोचना है इसके बारे में। हम अब आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आखिरी खिताब की तरफ। हर साल छुट्टियों के बाद जब जजेस वापस आते हैं तो फिर अदालत का नया साल शुरू होता है। आज अदालत का नया साल था। इसका इफ्तिताह करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में एक बहुत बड़ा इजलास इस्लामाबाद के अंदर हुआ, जिसमें बार्स भी शामिल थी, जिसमें तमाम जजेस हुआ या आफरीदी साहब के, क्योंकि वो है नहीं शायद पाकिस्तान के अंदर, तमाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस भी शामिल थे, फिर हाई कोर्ट के जजेस शामिल थे, फिर बार्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो शामिल थे, फिर नामवर वकला शामिल थे, फिर जर्नलिस्ट शामिल थे। वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि ये मेरा शायद आखिरी खिताब है, और वो शायद इसलिए मायूस हैं कि उन्हें पता है कि शायद मुझे फेयरवेल डिनर ना दिया जाए। अब अगर उन्हें फेयरवेल डिनर नहीं दिया जाता तो फिर ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का आखिरी खिताब समझा जाए। और उसमें वो खासे दुखी थे। उन्होंने 2-4 चीज़ों का हवाला दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं तो हर मुलज़म को या हर शख्स जो अदालत में आता है उसको गुड टू सी यू कहता हूँ, लेकिन मेरे गुड टू सी यू को इमरान खान साहब के खाते में डाल के मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। साथ उन्होंने ये भी बताया कि 184(3) जो अज़खुर नोटिस लेने का उनके पास एक इख्तियार है, उसको भी मैंने बड़ी एहतियात के साथ इस्तेमाल किया। बल्कि उन्होंने कहा जी एक ही बार मैंने वो इस्तेमाल किया है, मैं तो उसे बार बार इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन उस पर भी मुझे ठीक ठाक मलाइन किया गया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये जो डैम फंड है जो साकिब निसार साहब के दौर में बना था, वो ज़ाहिर है रियासत पाकिस्तान के अकाउंट में वो पैसे हैं, लेकिन उसे भी हमारे खाते में डाल के बार बार हमें बदनाम किया गया। लेकिन अब उसके अंदर इजाफा भी हो उस पैसे में। इसकी वजह यह है कि एक फ़ंड जो आलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन लोग आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम की वजह से उस फ़ंड का एहतराम करते हैं और आज भी उसके अंदर पैसे डाले जा रहे हैं। तो वो अगर फ़ंड लेना है तो गवर्नमेंट को कोई फ़ैसला करना पड़ेगा। तो हमारी तरफ से तो वो अकाउंट के अंदर पैसे पड़े हुए हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि मुझे नहीं लगता कि कोई फेयरवेल मुझे दी जाएगी। और फिर बाद में जब जो नए चीफ जस्टिस हैं काजी फायज़ ईसा साहब, उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखें जी, उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया है कि ये मेरा आखिरी खिताब है, तो ज़ाहिर है अब आखिरी खिताब है, फिर उसके बाद सोचेंगे
कि क्या फेयरवेल उनको दी जाती या नहीं दी जाती। लेकिन बहरहाल आज के दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खासे दुखी थे और वो दुखी दिल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बाय बाय कर रहे हैं, इनसे रुखसत हो रहे हैं। अब ये उमर अता बंदियाल साहब कैसे इंसान थे इसका फ़ैसला तो ज़ाहिर तारीख़ ने करना है, लेकिन इनका जो दौर है वो खासा हंगामा खेज़ रहा। हर तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर यलगार भी रही और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी तरफ से जो रद्द अमल था उसको भी मीडिया में और सियासी जमातों में अप्रिशिएट नहीं किया गया। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो 56,000 केसेस इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, अगर वो इसे निपटा जाते तो यकीनन इनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाता। लेकिन शायद सियासी मुकदमात ने इतनी ज़्यादा यलगार किए रखी इनके ऊपर कि वो जो आम लोगों के मुकदमात हैं उनके लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास टाइम नहीं था। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं वो जहाँ दूसरे मामलात के ऊपर तवज्जो देंगे वहाँ वो इन 56,000 केसेस के ऊपर भी तवज्जो देंगे। और अगर काजी फ़ायज़ ईसा साहब 13 महीने बाद जब वो रिटायर होंगे और उस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक भी मुकदमा पेंडिंग नहीं होगा तो तारीख़ काजी फ़ायज़ ईसा साहब को वाकई सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। बहरहाल उमर अता बंदियाल साहब का दौर ख़त्म हो गया और काजी फ़ायज़ ईसा साहब का दौर चंद दिनों में आ रहा है, क्योंकि 16 सितंबर उमर अता बंदियाल साहब का आखिरी दिन होगा और वहीं से काजी फ़ायज़ ईसा साहब का दौर स्टार्ट होगा। अब देखते हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब क्या करते हैं, क्योंकि पूरा पाकिस्तान उनके ऊपर नज़रें जमा कर बैठा हुआ है कि आके वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हैयत में क्या तब्दीली करते हैं। और आखिरी चीज़, इमरान खान साहब अपने बेटों से बात करना चाहते हैं टेलीफोन पर लंदन, और अदालत ने उन्हें इजाज़त दी है कि आप अपने साहबजादों से बात कर सकते हैं, लेकिन जेल हुकाम इजाज़त नहीं दे रहे। और जेल हुकाम का ये कहना है कि क्योंकि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन के मुलज़म है और ऐसे मुलज़म को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो किसी के साथ टेलीफोनिक रब्ता करें। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इमरान खान साहब के साथ ये ज़्यादती है। इमरान खान साहब के 2 साहबजादे हैं और साहबजादी ज़ाहिर इनको वो तस्लीम नहीं करते, लेकिन वो भी इन्हीं की जो साबिक़ अहलिया हैं उनके पास रह रही हैं। लेकिन उनकी औलाद है और उस औलाद से हर आदमी को हक़ है कि वो अपनी औलाद से रब्ता करे, बात करे। तो बेटों का भी हक़ है कि वो अपने वालिद से गुफ्तगू कर सकें और वालिद का भी पूरा अख्तियार, पूरा हक़ है कि वो अपने बेटों से बात कर सकें। ये इमरान खान साहब को हक़ हर सूरत मिलना चाहिए। स्टेट को इतना ज़ालिम नहीं होना चाहिए कि वो बेटों और वालिद के दरमियान खड़ी हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल भी है कि ये वही साहबजादे थे जो ज़ाहिर आज साहबजादे तो नहीं बने, ये तो मुद्दत से इमरान खान साहब के साहबजादे हैं। लेकिन जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो उस वक्त भी इन साहबजादों को पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं दी गई थी, जबकि वो चाहते थे दोनों बेटे कि वो अपने वालिद की ओट टेकिंग सेरेमनी में पाकिस्तान आए, लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी गई। उसके बाद इमरान खान साहब को 3.5 साल लंदन जाने की भी इजाज़त उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने नहीं दी थी। और इसमें कई बार ऐसे हुए कि ऑफिशियल विज़िट्स थी जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी ज़रूरी थी, लेकिन इमरान खान साहब ने मीटिंग से 1 या 2 दिन पहले इनकार कर दिया था कि मैं लंदन नहीं जाऊंगा, क्योंकि बुशरा बीबी की तरफ से ये हदायत थी कि आप लंदन नहीं जाएंगे, क्योंकि सबका ख्याल था कि जब ये लंदन जाएंगे तो अपनी साबिक़ अहलिया जमाइमा खान साहिबा से भी मिलेंगे और अपने साहबजादों से भी मुलाकात करेंगे। और बुशरा बीबी नहीं चाहती थी कि अपने साहबजादों के साथ कनेक्ट करें या अपनी साबिक़ अहलिया के साथ कनेक्ट करें, तो उस वक्त नहीं जा सके। फिर उसके बाद जब भी साहबजादों ने वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त तो साहबजादों ने कोशिश की कि वह पाकिस्तान आए, तो उस वक्त भी उन्हें इजाज़त नहीं दी गई थी। उनको इजाज़त सिर्फ उस वक्त मिली थी जब वज़ीराबाद में इमरान खान साहब के ऊपर गोली चलाई गई थी और ज़ख्मी थे। सिर्फ उस वक्त साहबजादे आए थे अपने वालिद की इयादत करने के लिए। इसके अलावा किसी भी दौर में जहाँ पे इमरान खान साहब यहाँ पे बरसर इक़्तिदार थे उनको पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं दी गई थी। तो इस वक्त जब इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं तो हक़ है इमरान खान साहब का, उन्हें यह हक़ मिलना चाहिए। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि जब अच्छा वक्त था तो उस वक्त तो आपको अपने बेटे याद नहीं आए, लेकिन अब जब बुरा वक्त है तो आपको अपने साहबजादे याद आ रहे हैं। हक़ इसके बावजूद इमरान खान साहब का है जो इन्हें मिलना चाहिए। लेकिन जब यह हक़ साक़त हो रहा है तो खान साहब को अब 2 चीज़ें सोचनी होंगी कि जेल के अंदर जो कैदी महबूस होते हैं उनकी कैफियत क्या होती है, उनको अपने किस किस हक़ के लिए कितनी कितनी कोशिशें करनी पड़ती हैं। और कल अगर इमरान खान साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने तो फिर इन्हें चाहिए कि वो कम अज़ कम जेलों को इतना अच्छा बना दें, इतना कंफर्टेबल बना दें कि अगर उसके बाद दोबारा ये जेल में जाते हैं तो इनको कोई कंप्लेन ना हो। और दूसरी बात ये है कि बच्चे जो होते हैं वो हर वक्त बच्चे होते हैं, ये नहीं कि आप बुरे वक्त में तो अपने बच्चों को याद करें, अच्छे वक्तों में आप उनको भूल जाएं। ये भी ज़्यादती है। तो खान साहब को इस चीज़ पे भी तवज्जो देनी चाहिए।